अस्सलाम वालेकुम। जद इकबाल अमान एडवोकेट एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप प्रॉपर्टी सेल करें तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें, ख़रीदें, तो आपको किन बातों का ख्याल करना है। ये बातें अगर आप ख्याल करेंगे तो आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अगर आप मकान ख़रीदने जा रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री चेक करें, उसका नक्शा चेक करें कि पास है कि नहीं। उस रजिस्ट्री को जाके वेरीफाई करवाएं कि किसी सूरत में ये कैंसिल तो नहीं पड़ी। अगर वो प्लाट है तो उसका फ़र्द निकलवाएं और देखें कि मलकियत उसके नाम पर है, वहाँ उसने सेल आउट तो नहीं किया हुआ उसको, जिससे उसकी मलकियत ज़ाहिर हो जाए। इस तरह रजिस्ट्री और प्लाट की जो है ना फ़र्द निकलवाएंगे तो उसकी आपको उसके मालिकाना हकूक़ का पता चलेगा। अगर आप ज़री ज़मीन ख़रीदने जा रहे हैं तो उसका खसरा नंबर चेक करें, खाता चेक करें और ये देखें कि जो जगह आपको दे रहा है कब्ज़ा भी उसका वहीं पर है। अगर वो किसी और खसरे में पड़ा है और ज़मीन उसकी किसी और खसरे में है तो फिर वो आपके लिए मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब कभी आप ख़रीदने जा रहे हैं और आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल करने जा रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट में ये ज़रूर लिखवाएं कि जो जुमला टैक्सेस होंगे वो ख़रीदार पर जो होंगे वो खुद अदा करेगा और जो बेचने वाला है वो अपने टैक्स खुद अदा करेगा। याद रखिए कि जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स है, जो फाइलर पर 3% है और नॉन फाइलर पर जो है वो 6% है। तो जब ये होता है करोड़ का, 2 करोड़ का जो सौदा होता है, डील होती है, तो अगर उसको 6% का हिसाब लगाया जाए तो 12 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ऐन वक्त पे जो है वो जो बेचने वाला होता है वो कहते हैं मैं तो एक टैक्स भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि कुछ साल पहले बेचने वाले पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं था, सिर्फ ख़रीदार भी था। तो बाद में बेचने वाले पे भी टैक्स आ गया, अब बेचने वाले पर टैक्स भी ज़्यादा है। लिहाजा ऐन वक्त पे जब रजिस्ट्री का वक्त होता है या इंतकाल करवाने का वक्त होता है तो वो जो बेचने वाला होता है वो इनकार कर देता है कि जी ये टैक्स तो मैं नहीं देता, ये 6 लाख रुपए मैं किस बात के दूं, ये 7 लाख पहले मैंने इतनी रियायत कर दी। तो उस वक्त एक फसाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने रजिस्ट्री में वो रूटीन वाली लाइन लिखवाई होती है कि जुमला टैक्सेस मैं अदा करूंगा। वो जुमला टैक्सेस तो आप अदा करेंगे, आप खरीदार हैं, लेकिन आप सेलर पे भी जो टैक्स है वो सेलर अदा करेगा। लाइन अब ये वाली लिखवाया करें और उसे समझा दें कि इस पर इतना टैक्स होगा जो आपने अदा करना है। और इस तरह जब ऐन वक्त रजिस्ट्री के इंतकाल के ये फसाद शुरू होता है तो सौदा कैंसिल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आप पहले बहुत पैसा दे के बैठे होते हैं, उस वक्त आप इनकार भी नहीं कर सकते, तो वो लामहाला फिर वो टैक्स भी आपको देना पड़ता है कि उधर आपने करोड़ रुपए अपने बचाने होते हैं। लिहाजा ये बात जहन में रखें कि ये वाली लाइन ज़रूर लिखवाया करें कि दोनों अपने अपने टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा अगर उस पर किसी किस्म का कोई यूटिलिटी बिल है तो यूटिलिटी बिल्स भी उसमें लिखें कि जी इस मुआहदे की तकमील तक जो यूटिलिटी बिल्स होंगे, बिजली का है, गैस का है, पानी का है, वो ये देगा। अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन का कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, ऑलरेडी दुकान है तो उस पर टैक्स होता है कमेटी का, वो भी ये अदा करेगा। तो वो ज़रूर उसमें लिखवाएं कि ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये सारे बिल मुझे क्लियर देगा। एक और पॉइंट नोट कर लें कि अगर आपका कोई रिश्तेदार ले रहा है तो उसे जो है वो जो पेमेंट है वो सारी की सारी मत करें। अगर आपने जो है सारी पेमेंट कर दी तो रजिस्ट्री से पहले जो पेमेंट वो सारी ले चुके हैं, तो अब रजिस्ट्री करते वक्त ले तो ला से काम लेगा, अपना कारोबार छोड़ने के बहाने करेगा कि ये मसला है वो मसला है। इतनी रकम बचा के रखें कि जिसका उसको लालच हो और वो आपके लिए रजिस्ट्री के लिए तहसील आए और रजिस्ट्री करवाए। उस लालच के पीछे आएगा कि जी मुझे 10 लाख रुपए अभी मिलने हैं। अगर आपने हमदर्दी में, भाईचारे में सारी पेमेंट कर दी कि भाई तू अपना काम निपटा, मुझे रजिस्ट्री बाद में कर देना, तो याद रखिए बाद में आपको ख्वारी होगी, क्योंकि फिर लोग तंग करते हैं, नहीं आते साइन के लिए, तो ये मसाइल होते हैं। जो आखिरी बात है वो यूँ नोट कर लें कि अगर दुकान है या मकान है और उसमें एक किराएदार बैठा हुआ है, आप उसका पता कराएं कि अगर शरीफ आदमी है, वक्त पे देता है तो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो उसे लिखवा लें कि मकान मुझे खाली चाहिए, दुकान मुझे खाली करवा के देंगे। बाद में बाज़ किराएदार ऐसे फसादी होते हैं कि आप उसके साथ फिर लिटिगेशन में फंस जाते हैं, कानूनी कार्रवाइयों में फंस जाते हैं किराए की लालच में, जिसकी वजह से
आप अपना मकान, अपनी दुकान उससे हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा किराए वाली बात भी ज़रूर बीच में नोट करें और उसकी मौजूदगी में नया किरायानामा फिर उससे लिखवाएं और उसको बतौर गवाह डालें, जिसको जो है ना आप जो प्रॉपर्टी है ख़रीद रहे हैं वो उसको गवाह डालें उसमें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।